नमस्कार, मैं डॉक्टर रजनीश कुमार आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के वीडियो लेक्चर में हम चर्चा करेंगे यूपी टीजीटी हिंदी में हिंदी व्याकरण से कितने प्रश्न आते हैं और इसके पाठ्यक्रम को हमें कैसे कवर करना चाहिए। प्रिय विद्यार्थियों, इसके पहले हमने संस्कृत साहित्य और व्याकरण को लेकर आप सभी को मार्गदर्शन दिया था। उम्मीद है कि उस मार्गदर्शन के हिसाब से आप अपनी तैयारी कर रहे होंगे। आज हम चर्चा करेंगे कि यूपी टीजीटी हिंदी में हिंदी व्याकरण की क्या भूमिका रही है। यदि 125 क्वेश्चन हो तो उसमें से हिंदी व्याकरण के कितने प्रश्न आते हैं और उन प्रश्नों को हम कैसे तैयार करें, किन किताबों को पढ़ें, इन सभी बिंदुओं पर हम चर्चा करेंगे और साथ में पिछले साल के आए हुए प्रश्नों के ऊपर भी हम चर्चा करेंगे। तो चलते हैं, बात करते हैं सबसे पहले सिलेबस के ऊपर। मैं उम्मीद करता हूं कि आपके पास प्रिंटेड सिलेबस होगा जिसमें कि टीजीटी हिंदी में व्याकरण के अंतर्गत क्या-क्या पढ़ना है उसकी जानकारी आपके पास होगी ही। यहाँ पर भी देख लेते हैं। व्याकरण के अंतर्गत हमें पढ़ना है लिंग, वचन, कारक, संधि, समास, वर्तनी, वाक्य, शुद्धिकरण, शब्द रूप, पर्यायवाची, विलोम, श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द, वाक्यांश के लिए एक शब्द, मुहावरा, लोकोक्ति। तो ये पूरा पोर्शन है हिंदी व्याकरण का। तो इसमें से आपने देखा कि कुछ ऐसे पॉइंट भी हैं जो कि संस्कृत व्याकरण को पढ़ते हुए भी आप कवर कर सकते हैं, जिसमें संधि है और समास है। तो जब भी आप हिंदी व्याकरण को पढ़िए, अपने पास कोई भी आप किताब रखे हों, तो इन बिंदुओं को एक बार सरसरी निगाह से ज़रूर देख कर जाइए, जिससे कि परीक्षाओं में आपके कॉन्सेप्ट को लेकर कोई वहाँ पर दिक्कत ना हो। मैं बार-बार इस चीज़ को बतलाता हूँ कि हिंदी व्याकरण फ़ॉर्मूला पर आधारित है। आप तमाम किताबें पढ़ेंगे, लेकिन अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, तभी आप व्याकरण के प्रश्नों को शत प्रतिशत सही कर आएँगे। तो आपके दिमाग में आ रहा होगा कि इसके लिए हमें कौन-सी किताब पढ़नी चाहिए। हिंदी व्याकरण को लेकर हमने पहले भी आप सभी से चर्चा की है कि फला-फला किताब को पढ़िएगा। आज भी मैं बताऊँगा। वैसे मार्केट में आपने तमाम किताबों को देखा होगा, कोचिंग्स के नोट्स को भी देखा होगा। तो वो सभी किताबें आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से तो महत्वपूर्ण हो सकती हैं, लेकिन अगर किसी विवाद की स्थिति में किसी प्रश्न को लेकर आप क्लेम करना चाहते हैं, उत्तर को लेकर क्लेम करना चाहते हैं, तब वो सभी किताबें काम में नहीं आएँगी। तो हम यहाँ पर आपको प्रामाणिक किताबों के बारे में जानकारी देते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं हिंदी व्याकरण की किसी किताब का नाम लूँगा, तो उस किताब का नाम है, जो कि यहाँ पर मैंने रखा भी है, आपने देख भी लिया होगा इसको, आधुनिक हिंदी व्याकरण और रचना। ठीक है? इसको आप नोट कर लीजिए। इस किताब को आप अगर चाहें, तो अच्छे से पढ़ सकते हैं। यहाँ से बहुत सारे सवाल, खासतौर से यूपी टीजीटी, पीजीटी में तो खूब सवाल आते हैं। ठीक है? और कई बार कुछ पॉपुलर किताबों से भी सवाल आते हैं। दिक्कत उस समय होती है जब क्वेश्चन्स को क्लेम करना पड़ता है कि फला आंसर सही होगा, ढेका आंसर सही होगा। तो उस समय गाइड नुमा जो किताबें होती हैं, उनको प्राथमिकता में नहीं रखा जाता है। आधुनिक हिंदी व्याकरण और रचना, यहाँ पर है वासुदेव नंदन प्रसाद की जो पुस्तक है, इसको आप रख सकते हैं। और साथ में एक आध और व्याकरण की किताब पढ़ना चाहते हैं, तो उसमें आप रख सकते हैं। किताब का नाम है हिंदी शब्द अर्थ प्रयोग। ठीक है? हिंदी शब्द अर्थ प्रयोग हरदेव बाहरी की पुस्तक है। इन पुस्तकों के बारे में हमने पहले भी चर्चा की हुई है और आपकी सहूलियत के लिए कुछ जो परीक्षाओं पर आधारित हैं, जिनमें पिछले साल के क्वेश्चन पेपर संकलित किए गए हैं, उसके आधार पर उनको व्याकरणबद्ध किया गया है। व्याकरण की किताबों के आधार पर उन किताबों को भी आप खरीद सकते हैं। मैंने यूनिवर्सल पब्लिकेशन की पुस्तक का नाम बतलाया हुआ था। तो उन किताबों का आप उपयोग तैयारी के संदर्भ में कर सकते हैं, लेकिन अगर आप अपना बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहते हैं, तो जिन किताबों का नाम अभी मैंने लिखा है, उसको ज़रूर अपने पास आप रखिए, वो आगे भी काम करेंगी। तो आपने देख लिया कि टीजीटी हिंदी में व्याकरण के कौन-कौन से पोर्शन्स को पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। अब हम बात करेंगे कि पिछले साल किस तरीके के प्रश्न पूछे गए हैं और किस पोर्शन से ज़्यादा सवाल पूछे गए, ठीक? तो देख रहे हैं आप, पहला जो प्रश्न यहाँ पर है कि निम्न में से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन-सा है? आभ्यंतरिकी, आभ्यंतरिक, आभ्यंतरिक,
अभ्यंतरिक, कुल मिलाकर एक ही शब्द को घुमा फिरा कर दिया गया है और उसमें से हमें बताना है कि कौन सा शब्द सही है। आमतौर पर हम जब शुद्ध शब्दों की बात करते हैं तो कई बार हम अपने आसपास में ज्यादातर गलत शब्दों को लिखे हुए पाते हैं। जैसे आपने आशीर्वाद को कई जगहों पर गलत देखा होगा। मैं कभी कभी यात्रा में जाता हूँ, घर पे जाता हूँ, तो बीच में एक आशीर्वाद भवन पड़ता है और वहां पर इसी तरीके से लिखा गया है, गलत लिखा गया है। मैंने सोचा कि उसका मैं फोटो क्लिक कर लूं, फिर मेरे दिमाग में आया कि किसी का घर है, फोटो क्लिक करना अच्छी बात नहीं है, दिखाने के लिए आप सभी को। इसी तरीके से मैंने एक उदाहरण आपको दिया था कि एक उज्ज्वल स्टोर्स करके कपड़े की दुकान थी, वहां पर भी गलत ही लिखा गया था। और फिर आपने देखा होगा कई जगहों पर लिखा जाता है दूध की दुकान, ठीक है, वहां पर भी गलत ही लिखा रहता है। तो कहने का मतलब ये है कि परीक्षाओं के दृष्टिकोण से हमें शुद्ध शब्द, शुद्ध वाक्य खोजना पड़ता है। अगर नहीं खोज ये परीक्षाएँ नहीं होती, तो शायद हमको इसकी ज़रूरत ही नहीं। तो यहाँ पर शब्द एक ही तरीके के दिए गए हैं, लेकिन अब इसी में से हमें शुद्ध शब्द को खोजना है कि आखिरकार वर्तनी की दृष्टि से कौन-सा शब्द शुद्ध है, जो कि व्याकरणिक दृष्टिकोण से सही है। तो यहाँ पर इसका सही जवाब हो गया ऑप्शन तीसरा, आभ्यंतरिक। ठीक है? आपने पढ़ा होगा वाय, उसी का ये एक तरीके से विलोम है। आभ्यंतरिक, आभ्यांतर आपने पढ़ा होगा, उसी टाइप से है ये। तो इसी तरीके से हमें अपने दाएँ-बाएँ चारों तरफ देखना है कि कहाँ पर शब्द सही लिखे गए हैं, क्योंकि जो चीज़ हम देखते हैं बार-बार वही हमारे दिमाग में बैठ जाती है। तो इसलिए कई बार दिक्कत पैदा हो जाती है कि जो मोटे अक्षरों में चीज़ें लिखी गई हैं, क्या वो सभी चीज़ें सही लिखी गई हैं या गलत भी हैं उसमें? तो आप अपने आस-पास में भी देखते रहिए, तब आपका हिंदी व्याकरण मजबूत होता रहेगा। अगर मैं कहूँ कि हिंदी का जो प्रयोगशाला है हिंदी की, अब वो यही है, आपके आस-पास का ही माहौल है। इसके लिए ऐसी कोई प्रयोगशाला नहीं जैसे विज्ञान के विषयों के लिए होती है। आगे बात करते हैं, अगला जो प्रश्न है, पूछा कि निम्नलिखित में स्त्रीलिंग शब्द है, गुलाब, हिसाब, शराब, जवाब। तो इसमें से स्त्रीलिंग शब्द हमें बतलाना है, यानी कि लिंग पर आधारित सवाल परीक्षाओं में खूब पूछे जाते हैं। सही जवाब है ऑप्शन तीसरा, शराब जो है वो स्त्रीलिंग है और बाकी जितने भी यहाँ पर शब्द दिए गए हैं सभी क्या है, पुल्लिंग के अंतर्गत है। ठीक, तो इस तरीके से भी आप यहाँ पर कैच कर सकते हैं। हम शुद्ध वर्तनी को कैसे समझें, स्त्रीलिंग पुल्लिंग को कैसे समझें, वाक्यांश के लिए एक शब्द को कैसे समझें, पर्यायवाची को कैसे समझें, इन सभी पर हमने पहले भी वीडियो बनाई हुई है और वो वीडियो भले भी आपको पुरानी लग रही हो, लेकिन आपकी आगामी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। सभी का लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा, समय रहते आप ज़रूर एक बार देखिए, क्योंकि मैं आप सभी से जुड़ा हुआ हूँ और आप जानते भी हैं कि हमारा उद्देश्य व्यापार और प्रचार करने का नहीं है, बल्कि आपके मानसिक प्रसार को ध्यान में रखते हुए हम जुड़ते रहते हैं। तो चीज़ों को आप ध्यान रखिए, जो चीज़ें आप हज़ारों रुपए देकर खरीदने की कोशिश करते हैं और उस भीड़ में आप बैठते हैं, जहाँ पर 2 मिनट आपको देना पड़ता है कि सर मेरी बात 2 मिनट सुन लीजिए, प्लीज़ सर ये नहीं समझ में आ रहा है, प्लीज़ सर बता दीजिए। आपने एडमिशन लिया हुआ है, फिर भी आपको वहाँ पर भीख माँगनी पड़ती है। लेकिन अनुराज हिंदी अकेडमी एक ऐसा प्लेटफ़ॉर्म है, जहाँ पर आप घर बैठे, लाइब्रेरी में बैठे, उन तमाम गुरु मंत्रों को देख सकते हैं, सुन सकते हैं, समझ सकते हैं और इसके बाद उसको अप्लाई भी कर सकते हैं। तो स्त्रीलिंग को कैसे पकड़ना है, इसको लेकर हमने हिंदी व्याकरण के प्लेलिस्ट में बताया हुआ है, आप ज़रूर देखिएगा। मैं यही आप सभी से गुज़ारिश करूँगा। अगला प्रश्न है, अर्थ निर्दिष्ट करने की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन-सा उपसर्ग अन्य 3 से भिन्न है? ऑप्शन दिए गए हैं यहाँ पर दुर, परि, अव, अप, उपसर्ग दिए गए हैं और जैसे ही हम उपसर्ग का नाम लेते हैं, इसका भाई प्रत्यय आपके दिमाग में आ जाना चाहिए। इन दोनों शब्दों का जो उपसर्ग और प्रत्यय, ये आप जानते हैं कि शब्द के आगे पीछे लगते हैं, उपसर्ग पहले लग जाता है और प्रत्यय बाद में लगता है और शब्द के अर्थ में परिवर्तन कर देता है। तो यहाँ पर पूछा है कि अर्थ निर्दिष्ट करने की दृष्टि से कौन सा उपसर्ग अन्य 3 से भिन्न है, अलग है? तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि तमाम उपसर्ग दिए गए हैं। इसमें जो परि उपसर्ग है, ये अन्य तीनों से क्या है? भिन्न है। सही जवाब हो गया ऑप्शन दूसरा। जबकि आप देखेंगे कि ये जो तीनों यहाँ पर उपसर्ग दिए गए हैं, इन सभी उपसर्गों को लगाने के बाद हीनता का बोध होता है।
यानी कि उसमें थोड़ा-सा कमी या फिर हीनता का बोध होता है। जैसे आपने एक खास रचना पढ़ी होगी, भारत दुर्दशा, उसमें भी दुर्दशा यानी कि जो भी स्थिति है वो अच्छी नहीं है, हीन स्थिति है। इसी तरीके से आपने पढ़ा होगा अपमान, जहाँ पर आपका मान-सम्मान नहीं होता है, उसको बोलते हैं अपमान। इसी तरीके से आपने शब्द पढ़ा होगा अवमानना, जब किसी चीज़ का आप उल्लंघन करते हैं, नियम कानून को नहीं मानते हैं, तो उसको कहा जाता है कि आप अवमानना कर रहे हैं। ठीक है? अवहेलना शब्द आपने पढ़ा होगा। तो देख रहे हैं कि इसी तरीके से हमें उपसर्गों को भी पकड़ने की ज़रूरत है। पहले तो पूछ लिया जाता था कि किस शब्द में कौन-सा उपसर्ग है, लेकिन अब उपसर्गों को देकर ही उनके अर्थ के दृष्टिकोण से पूछा जा रहा है। यानी जो भी आप हिंदी व्याकरण अपने पास रखे होंगे, तो उसको केवल ये नहीं रखेंगे कि इस शब्द में ये उपसर्ग लगा, ये उपसर्ग लगा। अब बल्कि उनके अर्थों को भी देखने का प्रयास करेंगे। अगला प्रश्न है, वीणा पाड़ी में समास है। समास से रिलेटेड यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया कि वीणा पाड़ी में कौन सा समास है? ऑप्शन दिया गया बहुव्रीहि, कर्मधारय, तत्पुरुष, द्विगु। तो समास आपने तैयार ही कर लिया होगा। समास को लेकर भी हमने चर्चा की है और किस समास में उत्तर पद की प्रधानता है, पूर्व पद की प्रधानता है, दोनों पद की प्रधानता है, अन्य पद की प्रधानता है, संख्यावाची पद है। तमाम लक्षणों के आधार पर हमने आप सभी को पढ़ाया भी है। आप ज़रूर देखिए। आप अपने दिमाग में से इस चीज़ को निकाल दीजिए कि हर परीक्षा को लेकर हम कोई नई बात कहेंगे, क्योंकि उसके लिए समय की भी ज़रूरत है और उ उ उस हिसाब से, क्योंकि परीक्षाएँ तो तमाम चल रही हैं। एक व्यक्ति कितनी परीक्षाओं के बारे में बताएगा, लेकिन कुछ सूत्र हैं, जो कि हर परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण हैं। और मैं बार-बार आप सभी से कहता हूँ कि आपके साथ जुड़ना, आप मेरे साथ जुड़े हैं, तभी मानकर चलिए कि आप सफलता के द्वार तक पहुँचने के लिए तैयार हैं। आप आप सारी चीज़ें हमारे मन की बातों को समझ पा रहे होंगे, उसी हिसाब से आप तैयारी कीजिए। अब देखिए, बातों ही बातों में आपने यहाँ पर दिमाग लगाना शुरू कर दिया होगा कि आखिरकार इसमें से कौन-सा समास है। वीणा पाड़ी में जो समास है यहाँ पर, वो है ऑप्शन ए बहुव्रीहि। यानी कि इसमें अन्य पद की क्या है? प्रधानता है और कई बार हम कहते हैं कि तीसरा अर्थ निकल रहा है। कोई भी व्यक्ति वीणा पाड़ी, अपने हाथ में कोई वीणा लिया हुआ है, तो वो सरस्वती के अंतर्गत नहीं माना जाएगा, बल्कि ये शब्द जो है, वो सरस्वती के लिए क्या हो गया? ऋण हो चुका है। ठीक है? आजकल बहुत सारे लोग वीणा लेकर घूमते हैं, लेकिन क्या वो सरस्वती के प्रतीक हैं? नहीं है। वीणा पाड़ी शब्द तीसरे अर्थ में आ रहा है सरस्वती के लिए। सही जवाब हो गया ऑप्शन पहला। अगला प्रश्न है कि जिस समस्त पद में पूर्व या उत्तर पद की बजाय किसी अन्य अर्थ की प्रधानता होती है, उसमें होता है। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर समास सीधे-सीधे नहीं पूछा गया, बल्कि लक्षण के आधार पर और परिभाषा दी गई है। उसके आधार पर पूछा जा रहा है कि जिस समस्त पद में पूर्व या उत्तर पद की बजाय किसी अन्य अर्थ की प्रधानता होती है, तो वो समास कौन-सा होता है? ऑप्शन दिया गया अव्ययी भाव समास, बहुव्रीहि समास, द्वंद्व समास, तत्पुरुष समास। तो 4 समासों का नाम यहाँ पर दिया गया है। उसमें से हमें लक्षण और परिभाषा के आधार पर बताना है कि कौन-सा इसमें समास है। तो तुरंत आपके दिमाग में आ गया होगा कि हमने हिंदी व्याकरण पूरा कवर कर लिया है और हमने पढ़ा था कि बहुव्रीहि समास में अन्य अर्थ की प्रधानता होती है। जैसे खास उदाहरण है लंबोदर, दशानन, ये बहुत ही फेमस उदाहरण रहे। ठीक? नीलकंठ भी कई बार आ जाता है। कुछ ऐसे समास के उदाहरण हैं, जो कि एक से अधिक समासों में भी पाए जाते हैं। खासतौर से कई बार कर्मधारय और बहुव्रीहि में बड़ा कन्फ्यूजन सा होने लगता है। यहाँ पर एक चीज़ और आपको ध्यान देना है शब्द की शुद्धता के दृष्टिकोण से कि बहुव्रीहि लिखा कैसे गया है। कई बार हम लोग हिंदी में व को ब भी बोल देते हैं। बोलने में, उच्चारण में तो ब, व का कई बार अंतर नहीं हो पाता है, लेकिन लिखने में आपको ध्यान रखना है। ठीक? बहुव्रीहि भी पूछ लिया जाता है। अगला प्रश्न है, अंतड़ियों में बल पड़ना मुहावरे का अर्थ है। बल्कि यहाँ पर अतड़ियों में बल पड़ना मुहावरे का अर्थ क्या है? मन में किसी प्रकार की शंका होना, आंतों की बीमारी हो जाना, पेट में आंतों का न होना, हँसते-हँसते पेट में पीड़ा हो जाना। तो इसका सही अर्थ क्या है? मुहावरे से रिलेटेड यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया। तो सही जवाब है ऑप्शन चौथा, हँसते-हँसते पेट में पीड़ा हो जाना। मतलब क्या है? अतड़ियों में बल पड़ना। कई बहुत कम मौके मिलते हैं हँसने के और ख़ास तौर से आप तभी खुल के हँसते हैं
जब अपने दोस्तों के बीच में होते हैं या फिर उस तरीके की बातें करते हुए आपको कभी-कभी हँसी आ जाती है, पुरानी चीज़ें याद आ जाती हैं, क्लास के दिन याद आ जाते हैं, मित्र याद आ जाते हैं, उनकी हरकतें याद आ जाती हैं। तो हँसते-हँसते पेट में पीड़ा हो जाना, ये कभी-कभी रेयर में ही दिखाई पड़ता है। ठीक है? तो जो मुहावरे होते हैं, लोकोक्तियाँ होती हैं, वो कई बार लोक व्यवहार के अनुभवों पर आधारित होती हैं। तो इस तरीके से आप सटीक अर्थ तक पहुँच सकते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में तदभव शब्द नहीं है। तदभव अक्सर परीक्षाओं में शब्दों के बारे में पूछा जाता है कि कौन-सा तत्सम है, कौन तद्भव है, कौन देशज है, कौन विदेशी है, ठीक है? कौन संकर शब्द है। इस तरीके से शब्द पूछे जाते हैं। यहाँ पर तद्भव से पूछा गया कि कौन नहीं है, हमें नहीं पर ध्यान देना है। ऑप्शन दिया गया राजा, दाहिना, किसान, खेत। तो हमें बताना है कि तद्भव नहीं है मतलब कि वो तत्सम हो सकता है। तो इसका जो यहाँ पर सही जवाब है, वो है राजा। ऑप्शन पहला इसका सही जवाब है कि राजा जो शब्द है, अब वो तद्भव नहीं है बल्कि क्या है? तत्सम है। राजा को हम संस्कृत में राज्ञ भी बोलते हैं। इसके अतिरिक्त इसका जो तद्भव अगर हम देखें, तो वो हो जाता है राय। आपने गोदान पढ़ा होगा, तो उसमें राय साहब का ज़िक्र होता है, यानी कि वो उस इलाके के राजा हैं, जमींदार हैं। अक्सर आजकल राजा उसी को माना जाता है, जो धन संपत्ति से बड़ा होता है, लोगों की देख-रेख करता है। सरकार पैरेलल बहुत छोटी-छोटी चल रही है। आपने देखा होगा ग्राम प्रधान को भी राजा माना जाता है, मुखिया को भी राजा माना जाता है, घर परिवार में जो बड़ा होता है उसको भी राजा माना जाता है और सरकार में तो जो राजा है, वो राजा ही माना जाता है। कई बार तो शहंशाह, बादशाह शब्दों का भी प्रयोग किया जाता है। तो कुल मिलाकर आपको देखना है कि तद्भव नहीं था वो, राजा यहाँ पर शब्द है। बाकी दाहिना का आप पढ़े होंगे दक्षिण, किसान का पढ़ेंगे कृषक और खेत का पढ़ेंगे क्षेत्र। ठीक? तो अपने दिमाग में भी आपको कैलकुलेशन करते रहना है, रिवाइज़ करते रहना कि इसका क्या होगा। ये नहीं कि सही उत्तर आपने देख लिया और तुरंत आगे आप बढ़ गए, तो सही दिशा में आप तैयारी नहीं कर रहे हैं। आप विकल्पों पर भी विचार कीजिए। अगला प्रश्न है, पार्वती का पर्यायवाची शब्द नहीं है। यहाँ पर पर्यायवाची शब्द पूछा गया पार्वती का। मैंने एक वीडियो बनाई हुई है कि पर्यायवाची शब्दों को कैसे पकड़ें। बार-बार मैं आप सभी को उस नस को पकड़ने के लिए बतलाता हूँ, जिससे कि आप एक बार पकड़ लिए, तो जीवन में कभी भी आप समस्या में नहीं आएँगे, आप कन्फ्यूज़ नहीं होंगे। तो पर्यायवाची शब्द कौन-कौन से इम्पोर्टेंट है, किनको परीक्षाओं में पढ़कर जाना चाहिए, हमने पूरा डिस्कस किया हुआ है, आप देखिएगा, ज़रूर देखिएगा, मैं आप सभी से बार-बार ये अनुरोध कर रहा हूँ। पार्वती का पर्यायवाची शब्द नहीं है, आप पढ़ लिए होंगे विकल्प, अपर्णा, अर्पणा बल्कि है, ठीक है? शिवानी, शैलजा, शारदा। तो इसमें नहीं बतलाना है, सही जवाब हो गया ऑप्शन डी। शारदा जो है वो सरस्वती का एक तरीके से पर्यायवाची है, ठीक? तो सही जवाब हो गया ऑप्शन चौथा। अगला प्रश्न है, विलोम की दृष्टि से असंगत युग्म है। ये भी सवाल खूब पूछा जाता है। जोड़े पर आधारित क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। 2 शब्द रहते हैं, उसमें से कौन संगत है, कौन असंगत है, इसको लेकर भी सवाल पूछे जाते हैं। और ऐसे प्रश्न होते हैं जो कि व्याकरण के किसी भी पोर्शन से पूछे जा सकते हैं। वो विलोम भी हो सकता है, तद्भव भी हो सकता है, तत्सम भी हो सकता है, पर्यायवाची भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पर पूछा गया कि विलोम की दृष्टि से असंगत युग्म है। अर्वाचीन, नवीन, अजय, अमर, अद्यतन, पुरातन, अज्ञ, विज्ञ। इसमें अज्ञ, विज्ञ वाक्यांश के लिए एक शब्द में भी प्रयुक्त होते हैं, तो उसको भी आप ध्यान में रख सकते हैं। तो यहाँ पर असंगत हमें बतलाना है यानी कि जो बेमेल, कई बार तो शब्द ये भी प्रयोग किया जाता है कि बेमेल युग्म कौन-सा है? सही जवाब हो गया ऑप्शन दूसरा, अजय, अमर। ये दोनों शब्द लगभग समानार्थी से प्रतीत हैं, ठीक है? बल्कि यहाँ पर अजेय शब्द तो नहीं बल्कि अजेय शब्द का प्रयोग ज़्यादा सार्थक होता है, ठीक? तो सही जवाब हो गया ऑप्शन दूसरा। अगला प्रश्न है कि कोई व्यक्ति या वस्तु जिस आधार से अलग होती है या दूर जाती है, उस आधार में कौन-सा कारक प्रयुक्त होता है? ये भी पूरा लक्षण दिया गया है और आप देख रहे हैं कि कारक से रिलेटेड एक क्वेश्चन है कि कोई व्यक्ति या वस्तु जिस आधार से, जिस मूल चीज से अलग होती है और वो दूर जाती है, उसमें कौन सा कारक प्रयुक्त होता है? आपने बड़ा ही फेमस उदाहरण पढ़ा होगा, पेड़ से पत्ते गिरते हैं। पेड़ से पत्ते गिरते हैं, चाहे आप संस्कृत पढ़िए चाहे हिंदी पढ़िए। ये उदाहरण सार्वकालिक उदाहरण है और एक तरीके से मैं बोलूँ बड़ा ही फेमस उदाहरण है। तो पेड़ है और वहाँ से पत्ते टूट कर गिर रहे हैं, तो क्या हो रहा है वो?
वो अपने जो मूल है उससे अलग होते हुए दूर जाकर गिर जा रहे हैं। ठीक है, तो इसमें कौन सा कारक होता है? ऑप्शन दिया गया संबंध कारक, संप्रदान कारक, करण कारक, अपादान कारक। सही जवाब हो गया ऑप्शन चौथा, अपादान कारक पंचमी विभक्ति। ठीक है, इसको आप ध्यान में रखिए। और कारक की संख्या 8 है, कारकों की संख्या, और सबके लक्षण दिए गए हैं। कर्ता ने कर्म को के लिए, ठीक है, करण से द्वारा, चतुर्थी के लिए, इस तरीके से पूरा आपको याद कर लेना, ज्यादा है नहीं। तो पेड़ से पत्ते गिरते हैं, यहाँ पर अलगाव हो रहा है। और कई बार कंफ्यूजन होता है अपादान कारक और जो करण कारक है, इसी में कंफ्यूजन होता है। करण में वो चीज आपसे जुड़ी रहती है। ठीक है, जैसे राम ने रावण को मारा, तो किस चीज से मारा? तीर से। राम ने रावण को बाण से मारा, तो बाण शब्द का प्रयोग हो गया यहाँ पर। मुझे याद आता है कि एक बार मेरा चयन बीटीसी में हुआ था। अगर मैं हिम्मत नहीं बनाता तो शायद आज प्राइमरी में शिक्षक होता, और नौकरी करते हुए 15-16 साल तो हो ही जाते, प्रिंसिपल भी हो जाता। तो मुझे याद आता है कि मैं उस समय अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने के लिए गया था, और वहां पर एक विद्यार्थी जो कि फीमेल ही थी, वो संपूर्णानंद विश्वविद्यालय से उन्होंने बीए किया हुआ था और संस्कृत से किया था, और बहुत ज्यादा नंबर उन्होंने प्राप्त किया था, 85% से ऊपर था। तो वहां पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करने वाले ने उनसे चेक करने के लिए कहा कि एक मैं तुमसे अनुवाद पूछता हूँ, बताओ पेड़ से पत्ते गिरते हैं का संस्कृत में अनुवाद क्या होगा? तो उन्होंने कहा कि मैं रेगुलर क्लास थोड़े की हूँ कि बता पाऊंगी। इतना भी ईमानदारी से नहीं बोलना चाहिए था, लेकिन उन्होंने बता दिया। तो उनके डॉक्यूमेंट को जो वेरीफाई कर रहे थे वो किनारे रख दी। वृक्षात पत्राणि पतंती, आप इस अनुवाद को बहुत अच्छे से जानते होंगे। तो कहने का मतलब ये है, उदाहरण मैंने इसलिए दिया कि आप अपादान कारक, पंचमी विभक्ति और उसका जो लक्षण है वो अपने जीवन में कभी नहीं भूलेंगे। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा स्त्रीलिंग नहीं है? कौन सा स्त्रीलिंग नहीं है, हमें बतलाना है। ऑप्शन दिया गया है रेणु, सेतु, वायु, रज्जु। इसमें से स्त्रीलिंग नहीं है, हमें बतलाना है। सही जवाब हो गया ऑप्शन दूसरा, सेतु जो है वो स्त्रीलिंग नहीं है। बाकी आप तीनों को देख रहे हैं, चाहे रेणु, वायु, रज्जु, ये तीनों शब्द क्या है? स्त्रीलिंग। और सेतु जो है वो पुल्लिंग के अंतर्गत है। सेतु का मतलब पुल भी होता है, तो इसको भी आप ध्यान में रख सकते हैं। अगला प्रश्न है कुलंकषा। कुलंकषा किसका पर्यायवाची है? ये शब्द हो सकता है कि आपके लिए नया हो, और प्राय हम लोग कम प्रयोग करते हैं। आप पर्यायवाची हम देखेंगे तब पता चलेगा कि भाई ये किस शब्द का पर्यायवाची है। रात्रि, बिजली, नौका, नदी। अब कुलंकषा का जो पर्यायवाची है वो है ऑप्शन चौथा, नदी। ठीक, नदी को हम बोलते हैं कुलंकषा। ठीक, तो बहुत कम यूज करते हैं इसका हम। बाकी सारी चीजें नद्य शब्द का प्रयोग कर लेते हैं, या फिर तटनी शब्द का प्रयोग करते हैं। बहुत सारे पर्यायवाची, और हमने बताया ही कि पर्यायवाची किन किन शब्दों का हम ज्यादा ध्यान रखें, उसके बारे में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक रहेगा, आप जरूर देखिएगा। अगला प्रश्न है कि पक्षी का पर्यायवाची नहीं। यानी कि आप देख रहे हैं कि हिंदी व्याकरण में पर्यायवाची का काफी रोल है। एक से अधिक प्रश्न यहाँ पर दिखाई पड़ रहे हैं। पक्षी का पर्यायवाची नहीं है। ऑप्शन दिया गया शकुन, खग, शकुनी, शकुंद। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से हमें बताना है कि कौन सा नहीं है। सही जवाब हो गया ऑप्शन चौथा, शकुंद का मतलब होता है सफेद कनेर का फूल। ठीक, या फिर मंद, या फिर आलस। ठीक है, जैसे कुंद शब्द से ही कुछ कुछ अर्थ निकल जाता है कि वो बहुत कुंद हो गया है, बहुत आलसी हो गया है, बहुत मोटा हो गया है। जैसे कई बार हम कुछ काटने पीटने वाली वस्तुओं को देखते हैं जिसमें धार नहीं होता, लोग बोलते हैं कि ये कुंद हो गया है। तो इसका सही जवाब हो गया ऑप्शन चौथा। और यहाँ पर जो तीनों शब्द हैं, इन तीनों का अर्थ क्या है? पक्षी। शकुंत शब्द आपने पढ़ा होगा, संस्कृत पढ़ा होगा, तो उसमें अभिज्ञान शाकुंतलम शब्द का प्रयोग किया गया है। ये शाकुंतलम जो बना हुआ है वो इसी पक्षी से बना हुआ है। आपने उस कहानी को पढ़ा होगा कि जब कण्व ऋषि स्नान करने सुबह सुबह जाते हैं, तब तक एक बच्ची को देखते हैं कि वो पक्षियों से चारों तरफ से घिरी हुई है, और अचानक उनके दिमाग में आया कि इसका नाम शकुंतला रख दिया जाए। शकुन, जो कि पक्षियों से घिरा हुआ हो, यानी पक्षी इसका अर्थ ही है। ठीक, तो शकुंतला जितने भी बच्चों का नाम है, खासतौर से लड़कियों का, वो जरूर ध्यान में रखें कि उनके नाम की उत्पत्ति कैसे हुई। ये पर्यायवाची
जितने हम लोगों के नाम हैं वो एक दूसरे की पर्यायवाची ही हैं। चाहे मैं अपने नाम की बात करूं, आप लोगों के तमाम नाम हैं, तो वो किसी न किसी शब्द के पर्यायवाची। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में तद्भव शब्द है, तद्भव शब्द हमें बतलाना है। ऑप्शन दिया गया पंख, रात्रि, दैव, कार्य। तो तद्भव शब्द हमें बतलाना है। सही जवाब हो गया ऑप्शन पहला, पंख। जो तद्भव शब्द है, इसका जो तत्सम है वो है पक्ष। दो पक्ष होता है, दायां पक्ष, बायां पक्ष। उसी तरीके से पंख, पंख को का तद्भव, पंख मतलब तद्भव है किसका? पक्ष का। तो ध्यान में आप रख सकते हैं। अगला जो प्रश्न है, समस्त पृथ्वी से संबंध रखने वाला के लिए एक शब्द होगा। वाक्यांश के लिए एक शब्द यहाँ पर पूछ लिया गया कि समस्त पृथ्वी से संबंध रखने वाला कौन हो सकता है। ऑप्शन दिया गया सार्वकालिक, सार्वजनीन, सार्वदेशिक, सार्वभौमिक। सही जवाब हो गया ऑप्शन चौथा, सार्वभौमिक को कहा जा सकता है कि समस्त पृथ्वी से संबंध रखने वाला। इसी तरीके से आप देख लेंगे सार्वकालिक का जो यहाँ पर अर्थ है, हमेशा बने रहने वाला, हमेशा बने रहने वाला को हम क्या बोलते हैं? सार्वकालिक बोलते हैं। कई बार इसको हम प्रासंगिक भी बोलते हैं, जिसका कि प्रसंग हमेशा बना रहे। जो मैं आप सभी से चर्चा कर रहा हूं, ये भी प्रासंगिक है, सार्वकालिक है। भले ये वीडियो 2 साल, 4 साल, 5 साल पुरानी हो जाए, लेकिन व्याकरण के नियम बदलने वाले नहीं है और प्रश्न भी बदलने वाले नहीं है। तो इंपॉर्टेंट है। सार्वजनीन मतलब जो संबंध रखने वाला हो, जो सबसे संबंध रखने वाला हो, उसको सार्वजनीन कहते हैं। ठीक। इसके बाद आप देख रहे हैं सार्वदेशिक। सार्वदेशिक का है सब देशों से संबद्ध रखने वाला, सब देशों से संबद्ध। ठीक, तो उसको बोलते हैं सार्वदेशिक। और सार्वभौमिक का आपने देख लिया। तो उम्मीद करता हूं कि इन विकल्पों में से अगर कोई नया प्रश्न बनकर आता है तो आप वहां पर नहीं फंसेंगे, अच्छा कर कर आएंगे, लीड कर कर आएंगे। अगला प्रश्न है, ऊटपटांग शब्द में समास होता है, द्वंद्व, तत्पुरुष, द्विगु, बहुव्रीहि। तो यहाँ पर ऊटपटांग शब्द को पहले हमें ध्यान में रखना है कि ये शब्द दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है और ऊट की प्रकृति आपने देखा होगा। ऊटपटांग का जो अर्थ होता है वो होता है बेतुका। ठीक, और ऊंट की प्रकृति यही होती है कि वो किस करवट बैठेगा किसी को पता नहीं। इसीलिए इससे जुड़ा हुआ एक शब्द भी चलता है कि ऊंट किस करवट बैठेगा। और किसी के लिए नहीं बोला गया कि भैंस किस करवट बैठेगी या फिर गाय किस करवट बैठेगी, कुछ नहीं बोला गया। हाथी किस करवट बैठेगी, कुछ नहीं। लेकिन ऊंट का पता नहीं रहता है कि किस करवट को बैठ सकता है या किधर करवट बदल सकता है। तो बेतुकी बात है। और हम लोग तो अब राजस्थान के लोग ज्यादा इसको अच्छे से बताएंगे। हम लोग तो केवल ऊंट को एक दर्शनीय पशु के रूप में देखते हैं, जहां भी सड़कों पर दिखाई दे देता है। एक उसमें उत्सुकता होती है देखने में, खासतौर से जो पूर्वांचल के इलाके के लोग हैं। तो ऊट पटांग शब्द कैसे बना हुआ है आपने देख लिया। अब इसमें क्या हो सकता है? समास। इसका जो सही जवाब है ऑप्शन दूसरा है तत्पुरुष समास। ठीक है, कि ऊट पटांग, इसमें विभक्ति का लोप है, तो तत्पुरुष समास हो गया ऊट पटांग। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन तद्धित प्रत्यय वाला शब्द नहीं है? आमतौर पर उपसर्ग और प्रत्यय से खूब सवाल पूछे जाते हैं। प्रत्यय में दो तरीके के प्रत्यय, कृत और तद्धित। इनके उदाहरणों और लक्षणों के आधार पर भी सवाल पूछे जाते हैं। कृत जो कि धातु से निर्मित होता है, और तद्धित में आपको खास ध्यान में रखना है कि जिसमें संज्ञा हो, ठीक है, सर्वनाम हो, इसके बाद विशेषण हो। इन तीनों से मिलते हुए जो शब्द बनता है उसको हम तद्धित प्रत्यय कहते हैं। ये भी कई बार परीक्षा में पूछा जाता है। तो यहाँ पर पूछा गया कि तद्धित प्रत्यय वाला शब्द नहीं है। ठीक है, मायावी, सजावट, शिक्षक, पौरुषीय। तो यहाँ पर जो इसका सही जवाब है ऑप्शन दूसरा है। सजावट जो है वो तद्धित प्रत्यय के अंतर्गत नहीं है, वो कृत के अंतर्गत रखा जा सकता है। बाकी आप देख रहे हैं मायावी जो कि विशेषण के तौर पर है, शिक्षक जो कि संज्ञा के तौर पर है, पौरुषे ये भी पुरुषार्थ से बना हुआ शब्द है। तो ये सभी शब्द कैसे हैं? तद्धित प्रत्यय वाले हैं। और हमें बताना था कि कौन नहीं है। सही जवाब हो गया ऑप्शन दूसरा। अगला प्रश्न है कि लौट कर आया हुआ के लिए उपयुक्त एक शब्द होगा। लौट कर आया हुआ, ऑप्शन दिया गया है आगत, प्रत्यागत, तथागत, विगत। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन दूसरा है प्रत्यागत। हालांकि इस शब्द का प्रयोग हम अपने लोक व्यवहार में बहुत कम करते हैं। आगत का कर लेते हैं जो आने वाला हो। तथागत का मतलब है कि जो
इस प्रकार चला गया, और विगत मतलब जो बीत गया है। ठीक है, तो विगत का प्रयोग हम खूब करते हैं, आगत का भी कभी कभी कर लेते हैं, प्रत्यागत और तथागत का बहुत कम प्रयोग होता है। ठीक है ना। सही जवाब हो गया ऑप्शन दूसरा। अगला प्रश्न है, बैलगाड़ी में समास है। आप देख रहे हैं कि समास से भी खूब सवाल पूछे जा रहे हैं परीक्षाओं में। तो बैलगाड़ी में समास कौन सा है? ऑप्शन दिया गया तत्पुरुष, द्विगु, द्वंद्व और कर्णधार है। तो आप देख रहे हैं कि ये जो शब्द बना हुआ है, दो शब्दों से मिलकर बना है, बैलगाड़ी। ठीक, बैलों की गाड़ी या फिर बैल से बनी हुई गाड़ी। इसी तरीके से आपने एक और शब्द पढ़ा होगा, रेलगाड़ी। इसी तरीके से घोड़ा गाड़ी, तमाम गाड़ियां आपने देखी होगी। तो यहाँ पर हमें बतलाना कि समास कौन है। सही जवाब हो गया ऑप्शन पहला, तत्पुरुष समास है, क्योंकि इसमें विभक्ति का लोप है। और तत्पुरुष से रिलेटेड कई बार विभक्तियों पर आधारित भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। इसमें सप्तमी पुरुष है, तत्पुरुष है, षष्ठी तत्पुरुष है, पंचमी तत्पुरुष है, कौन सा तत्पुरुष है? तो बैलगाड़ी, बैल से बनी हुई गाड़ी, इसका अगर हम विग्रह करें तो बैलों से खींची जाने वाली गाड़ी कहा जा सकता है। ठीक, तो इसमें एक तरीके से करण तत्पुरुष को आप रख सकते हैं, अगर कारक के दृष्टिकोण से देखें, विभक्ति के दृष्टिकोण से देखें तो। ठीक, तो प्रिय विद्यार्थियों, हमने देखा कि इसमें टीजीटी हिंदी में लगभग 20 के आसपास में हिंदी व्याकरण के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो अगर संस्कृत का हम मान लें 20 और व्याकरण का 20 मान लें, तो 125 में 40 क्वेश्चन तो इन्हीं दोनों पोर्शन से पूछे जा रहे हैं, और बहुत अहम भूमिका है। और दोनों ऐसी चीजें हैं कि इसमें अब ज्यादा बदलाव होने की चांसेस नहीं है। संस्कृत व्याकरण साहित्य में भी कुछ बदलने वाला नहीं है, हिंदी व्याकरण में भी कुछ बदलने वाला नहीं है। बस जरूरत है कि उस सूत्र को ध्यान में रखिए, उस फॉर्मूले को ध्यान में रखिए, जिससे कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो। तो मेरे दिमाग में आया कि आप सभी को एक मार्गदर्शन दिया जाए कि किस तरीके से हिंदी व्याकरण को हमें पढ़ना है और कितने प्रश्न यूपी टीजीटी इत्यादि में आ रहे हैं। जो भी बातें हमने बतलाई हैं वो पीजीटी के लिए भी उतना ही महत्वपूर्ण है, तो इसको अंतर करके आपको नहीं देखना है। इसमें से मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी होंगे जो यूपी टीजीटी पीजीटी दोनों के लिए योग्य होंगे, दोनों की परीक्षाओं में बैठ रहे होंगे। तो आप सभी के कमेंट का इंतजार रहेगा कि आज का हमारा ये प्रयास आप सभी को कैसा लगा। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।